Hello दोस्तों, नमस्ते and welcome to the very first episode of Bring Abroad, where we share the real stories of people who turn their dreams into passport. And आज मेरे साथ में not as a guest, not as a friend, he's like my brother. He's a survivor, he's an explorer and उन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी है. तो विशाल रांगडाले अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा. So, thank you, Rakesh, to inviting me and your first podcast. So, जैसे कि उन्होंने बताया, मेरा नाम विशाल है और मैं विशाल रांगडाले महाराष्ट्र के छोटे से डिस्ट्रिक्ट भंडारा से आता हूँ. और जैसे राकेश ने बोला कि जो जर्नी है वो भंडारा से लेके बर्लिन तक की है. इस 10 साल की जर्नी में बहुत चढ़ाव उतार लाइफ में आया है. और जो एक जीरो से लेकर शुरुआत करके अभी इस यहाँ तक का जो सफ़र मैंने तय किया है, आज हम उसी की बात करेंगे. थैंक यू सो मच. सो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. तो जहाँ तक मुझे पता है, जैसे मैं बिलोंग करता हूँ, आप करते हैं, मैं भी राजस्थान के एक छोटे से गांव से करता हूँ, आप भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, वहाँ के छोटे से तहसील से. तो जब हम अपने 10th पास करते हैं, 12th पास करते हैं, तो अपने पास में प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है, इन्फॉर्मेशंस नहीं होती है कि अपने को एक्चुअल में लाइफ में क्या करना है. तो उस टाइम पे आपने फॉरेन जाने का मतलब आपके दिमाग में कैसे विचार आया? कोई था प्रॉपर गाइड करने वाला या फिर आपने खुद ही डिस्कवर किया? तो राकेश, जैसे कि आपने बोला कि हम जब गांव के छोटे से कस्बे से आते हैं तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वो रहती है सिचुएशन. सो एक्चुअली जो सपना जो था मेरा पहले से कि अब्रॉड जाना है, वो भी यूएसए जाना है, जहाँ पे हम लोग पहले सुनते थे अमेरिका सपना है ऐसे वैसे. और बट उसके अपोजिट हमारे घर पे डिफरेंट था. मेरे पापा चाहते थे कि फैमिली से कोई जो भी एक गवर्नमेंट जॉब में लगे, चाहे कौन सी भी गवर्नमेंट जॉब हो, छोटी बड़ी कैसी भी. तो इस कि जाके जल्दी गवर्नमेंट जॉब मिले, इसलिए उन्होंने मुझे आईटीआई कराया 10th के बाद. जबकि मुझे आईटीआई का प्रॉपर मीनिंग भी पता नहीं था उस टाइम पे. बट जैसे मैं आईटीआई कर रहा था, 2 साल अपने निकाल रहा था आईटीआई में, सब करते करते अचानक उसी साल 2007 या 8 की बात है, मेरे बड़े भैया यूएसए चले गए. जबकि उनका वो ड्रीम नहीं था, बट वो चले गए. फिर वो मेरा जो सपना था वो और ज़्यादा उसमें रियलिटी में कन्वर्ट होने के इस पे था, वे पे था कि. और फिर उन्हीं से वो इन्फॉर्मेशन लेके मैंने पापा के लिए आईटीआई जो किया कि उनको अच्छा लगे करके. बट मैंने फिर सोचा कि क्या कर सकते हैं और कैसे मैं अमेरिका जैसे कंट्री में पहुंच सकता हूँ. तो उस टाइम पे मुझे सबसे अच्छा आसान तरीका ये लगा, भले ही वो आसान नहीं था बट एक आसान ही बोला जा सकता है, कि मैं सोचा कि होटल मैनेजमेंट करता हूँ ताकि मुझे जल्दी मौका मिले. और मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट भी था. वैसे मैं आज भी कुकिंग अच्छी करता हूँ, तो मुझे वो कुकिंग का इंटरेस्ट था. और प्लस भैया का जो उनकी इन्फॉर्मेशन थी, उससे मुझे पता चला. बहुत ही अच्छा लगा जान के. और सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने हर एक चीज़ को बैलेंस रखा. जैसे कि आपने फैमिली की खुशी के लिए, जैसे आपने बताया, आईटीआई करी. हाँ, पापा के लिए आईटीआई किया. पापा के लिए आईटीआई करी, फिर आपको लगा कि किस चीज़ में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे मैं बेटर कर सकता हूँ, तो आपने अब्रॉड का चुना. और आपने, जैसे कि मुझे पता, आपने जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रूज है रॉयल कैरिबियन, आपने वहाँ पे काम किया. तो उसी में क्यों चुना? इसके पीछे कोई रीज़न? सो रॉयल कैरिबियन का एक्चुअली क्या है कि जैसे कि वर्ल्ड की बड़ी सबसे क्रूज तो एक्चुअली कार्निवल है, देखा जाए तो वन ऑफ द बिगेस्ट. वन ऑफ द बिगेस्ट. पर उसके बाद में रॉयल कैरिबियन टेक ओवर किया है कि वो सी वैसे बिल्ड करते हैं बड़ी. रॉयल कैरिबियन का क्या है कि जो अपॉर्चुनिटीज है रॉयल कैरिबियन में, वो आपको बहुत ग्रोथ जो स्ट्रक्चर है आपका बहुत फास्ट है वहाँ पे, ऐसा मुझे लगता है. और मैंने वो आजमाया भी है. तो मैंने उसके बारे में कुछ रिसर्च तो नहीं किया था, बट मेरे भैया ही खुद रॉयल कैरिबियन पे थे, तो उन्हीं ने मुझे रिकमेंडेड किया कि
इसमें बहुत अच्छी करियर ग्रोथ है। और तू यहाँ पे जो तेरा जो ड्रीम है वो पूरा भी कर सकता है, प्लस एक अच्छी जो करियर की जो तू बनाना चाहता है वो कर सकता है। इसलिए मैंने भैया के रेफरेंस से वो चूज़ किया था। बहुत अच्छा लगा जान के। और आपने रॉयल कैरिबियन में कुछ साल काम किया, तो क्या चैलेंज आपने वहाँ पे फेस किए, क्या उनके एडवांटेज थे, क्या डिसएडवांटेज थे, क्या लाइफ थी वहाँ पे, कुछ अलग था या नहीं था, कुछ ऐसा? तो देखिए, डिस एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये जो होते हैं ना, ये हर एक के अपने लाइफ पे डिपेंड करता है। तो जैसे कि हम लोग जैसे बड़ा अगर डिसएडवांटेज बोला जाए उसका, तो कुछ डिसएडवांटेज नहीं बोल सकते उसको, लेकिन एक जो कठिन समय होता है वो है कि आपको 7 महीने 8 महीने विदाउट ऑफ काम करना है, मतलब कंटिन्यूसली। लेकिन उसके बाद में 3-4 महीने 3 महीने की छुट्टी होती छुट्टियाँ है। भी होती है उसमें। हाँ, तो वो एक माना जा सकता है। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे इंटरनेट का बहुत, अभी तो हो गया होगा कि इंटरनेट का पहले बहुत महंगा था, तो उतना अफोर्ड करना भी मुश्किल था। और एडवांटेज की अगर बात किया जाए तो आपको नए नए लोगों से मिलने का एक मौका मिलता है। हर 1 महीने में या हर 6 महीने में नए लोग बदलते हैं वहाँ पे, उनके साथ काम करना, उनके कल्चर को जानना है, आपका आपका इम्प्रूवमेंट होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है। और जो दुनिया में अफवाह है कि सीप पे आदमी सीखता नहीं, ये टोटल मतलब मैं इसको खारिज करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं बोलना चाहता हूँ कि जो आदमी सीप पे सीख सकता है वो मुझे लगता है कहीं नहीं सीख सकता, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी जो हाइजीन बोलते हैं उसको, जो हम लोग स्टैंडर्ड बोलते हैं HACCP या जो भी है हाइजीन, वो सीप पे मेंटेन की जाती है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपको अपने आप पे इम्प्रूव करने का मौका मिलता है, क्योंकि इतने लोगों के साथ आप कई काम कर रहे दूसरे होते पे हैं। काम करते हो। हर किसी का एक अलग कम्युनिकेशन स्किल होता है, हर किसी का एक अलग बॉडी लैंग्वेज होती है, आप सबसे कुछ नया नया सीख सकते हो। तीसरी बात यह है कि आप के सैलरी में टैक्स नहीं लगता, आप टैक्स फ्री हो जाते हो। चौथी बात यह है कि आप एक नए देश, हर नए कंट्री में जब सीट रुकती है तो आप बाहर जाके उनका भी कल्चर, क्यूजीन और हिस्ट्री के बारे में जान सकते हो अपने आप के इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ऐसे कुछ एडवांटेज है मेरे हिसाब से, बस यही। हाँ, तो जैसे विशाल ने बताया कि काफ़ी सारे एडवांटेज है, जैसे अपन कुछ नया सीखते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों से मिलते हैं, और वहाँ पे सबसे अच्छी बात है जो HACCP होता है, हैजार्ड एनालिसिस एनालिटिक कंट्रोल पॉइंट जो होता है, वो वहाँ पे बहुत अच्छे से फॉलो किया जाता है। टैक्स नहीं लगता सैलरी पे, तो काफ़ी सारे एडवांटेज है वहाँ पे। लेकिन डिसएडवांटेज अपने को 6-7 महीने कंटिन्यू काम करना पड़ता है विदाउट, तो वो ये जहाँ पे एडवांटेज है वहाँ पे डिसएडवांटेज भी है, वो दोनों चीज़ें बैलेंस करके रखनी पड़ती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैसे कि लोगों को एक कंट्री घूमने में काफ़ी टाइम लग जाता है, उनको प्लानिंग करनी पड़ती है, लेकिन आपने 60+ कंट्री विजिट करी है, जो लोग अपनी 60-70 या पूरी ज़िंदगी में नहीं कर पाते हैं, तो आपने कैसे किया, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे? नहीं, तो वही बात है ना कि क्रूज का काम ही वो है कि हर 7 डेज में या 10 डेज का क्रूजिंग प्लान होता है उनका, कभी यूरोप में, कभी USA में, कभी मिडल ईस्ट में, कभी एशिया में। तो वो एक बोल सकते हैं, बट कवर करना मतलब एक ट्रैवलिंग करना और एक एज ए एम्प्लॉयर जाना, दोनों में फर्क होता है। लेकिन सीखते दोनों जगह हैं। सीखते दोनों जगह है, अगर तुम्हारे अंदर डेडिकेशन है तो। हमको भी जैसे शिफ्ट अगर सुबह मॉर्निंग में डॉक होती है 7 बजे, आपकी शिफ्ट अगर मॉर्निंग की है, मॉर्निंग की शिफ्ट 12 बजे खत्म हो जाती है, 12-1 बजे, आप 1 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बाहर जा सकते हो। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, कुछ नया लर्न करने का है, बाहर जाने का है, तो कर सकते हो। जिसको सोना है रूम में जाके सो सकता है, कर सकता है, बट जिसको घूमना है, रियल में कुछ जानना है, तो वो करता है। तो मैंने मेरे जितना भी फ्री टाइम था मैंने उसको हमेशा यूज किया है बाहर जाके, वहाँ के क्यूजीन को खाना खा के, वहाँ के कल्चर को जानने का कोशिश किया है, वहाँ की चीज़ों को पहचानने की, कि ये मौका दोबारा नहीं आएगा, आ गया है तो उसको एंजॉय किया जाए। तो मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आपको मौका मिले
तो उस मोमेंट को एंजॉय करिए, बाद में देखेंगे या बाद में करेंगे, कल पे नहीं छोड़ना कल चाहिए, पे आप नहीं जहाँ हो छोड़ना इस मोमेंट को एंजॉय करो। मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा आपको कि एक दिन आयरलैंड का पोर्ट था और मेरा बहुत ये था कि मुझे आयरलैंड देखना है। आयरलैंड में आइसलैंड करके एक आता है, और उस दिन लेकिन मेरी शिफ्ट इतनी ये थी, लंबी शिफ्ट थी कि मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून से 2 घंटे का ब्रेक और फिर और शिफ्ट थी। लेकिन मैं वो 2 घंटे भी नहीं छोड़ पाया। मैं उस 2 घंटे के लिए आउटसाइड बाहर गया, जल्दी जल्दी कपड़े चेंज करके 5 मिनट में बाहर 1 आवर 45 मिनट घूमा, एक्सप्लोर किया, देखा, और सारी चीज़ें वहाँ पता की, लोगों से बातें किया, वहाँ के आयरलैंड के बाहर लोगों से। एक गेस्ट भी मिला जिसकी फ़ोटो मेरे पास आज भी है, और इतने अच्छे लोग मिले उस 1-2 घंटे में। वो इंसिडेंट में कभी नहीं भूलता अपना, कि मैं अगर उस 2 घंटे को विचार करता, सोचता कि अरे यार 2 ही घंटे में क्या जाऊँगा बाहर, तो मैं उस एक्सपीरियंस को भूल जाता, मिस कर देता। कहने का मतलब आपने जो 1 आवर एंड 45 मिनट जो बताया उसको भी आपने अच्छी नहीं तरह से जाना। यूटिलाइज किया। यूटिलाइज टाइम इज प्रीसियस, हर एक सेकंड को, हर एक मिनट को ये करना चाहिए कि करना इसमें भी चाहिए कुछ कि हो अपन सकता है, इसमें भी कुछ कर सकते कर हैं। सकते दैट्स नाइस। एंड फ्रॉम द यूएसए, फ्रॉम द ओशियन, आपने बर्लिन आने का जो माइंडसेट बनाया, फिर वो एक, जैसे कि हर कोई यूएसए जाने का सपना देखता है, लेकिन आप यूएसए को छोड़ के बर्लिन जर्मनी आए हो, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे देखा जाए तो 3-4 रीजन है। एक तो ये कि ज़्यादा टाइम सीट पे स्पेंड करने का मेरा कोई प्लान था नहीं, क्योंकि एक्चुअली उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि तुम फैमिली नहीं ले जा सकते। मुझे हमेशा से मेरा ये है कि मैं फैमिली के करीब रहूँ, मेरे को फैमिली से बहुत अटैचमेंट हमेशा से रहा है। मैं हमेशा चाहता था कि भाई, मम्मी पापा, मेरी वाइफ, भाभी, सब लोग ऐसे कुछ मेरे साथ में रहे, पास में रहे। तो मैंने चुना कि ये यूएस वाला जो जर्नी होता है वो बहुत लंबा हो जाता है, 20-22 घंटे का। प्लस मैंने शिप पे काम करने के बाद 1 साल J1 वीज़ा पे काम किया, तो वो वीज़ा का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाता था कि होटल मैनेजमेंट में वीज़ा H1B भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तीसरा है कि वहाँ का जो हेल्थ इंश्योरेंस है उनका, जो हेल्थ हेल्थ सेक्टर सिस्टम है है वो बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। और बर्लिन आने की जो आप बात बोल रहे हो, तो ये मैंने जब रिसर्च किया यूरोप के बारे में, और मैंने जब पता किया, तो मुझे बर्लिन की या जर्मनी की जो सबसे अच्छी जो चीज़ें लगी वो है यहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस, जो वर्क कल्चर है बहुत ज़बरदस्त है। 40 आवर्स पर हाँ, वीक। यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट है वो सबसे बेस्ट है। यहाँ का सोशल सिक्योरिटी भी बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए मैंने चूज़ किया। और यहाँ की सबसे प्लस पॉइंट ये है कि हम लोग डायरेक्ट फ्लाइट अगर लेते हैं तो 8 घंटे में हम लोग पहुँच जाते हैं। 8-8.5 घंटे 8 में अपन साढ़े दिल्ली घंटे, घर एयरपोर्ट पे पहुँचना चले आपको जाते 9 हैं। घंटे लग जाएंगे, बस 10 घंटे पकड़ लो, मतलब एक शिफ्ट खत्म हो जाती है बस। तो वो एक अच्छा प्लस पॉइंट यहाँ का लगा मुझे, और बस यही सारी चीज़। तो जैसा विशाल ने बताया कि जर्मनी एक ऐसा कंट्री है जहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही अच्छा है, हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है, फ्री है, यहाँ की एजुकेशन फ्री है, हाउस बिल्डिंग जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें आप पढ़ते टाइम भी उसमें अर्न कर सकते हैं अच्छा खासा। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। मेन चीज़, अपने दिल्ली से यहाँ तक इंडिया से 8-8.5 घंटे लगते थे, 8-8.5 घंटे में अगर अपन चाहे तो अपन घर पे होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मिला के, इन सभी चीज़ों को देखते हुए इन्होंने यूएसए छोड़ा और जर्मनी मूव हुए। एंड लास्ट क्वेश्चन, कि जो लोग सोचते हैं अपने इंडिया में आज के दिन भी कि मैं नहीं कर पाऊँगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, फॉरेन जाना मेरे बस की बात नहीं है, जो उनके आसपास के लोग हैं उनकी लेग पुलिंग करते हैं कि तू नहीं कर सकता, यू आर फ्रॉम ए स्मॉल टाउन, यू कांट लर्न द लैंग्वेज, तुम्हारे पास में ऐसी स्टडी नहीं है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने जब लैंग्वेज की तो मेरा एजुकेशन छोड़े हुए मुझे मोर देन 12 ईयर्स हो चुके हैं। 12 ईयर के बाद में मैंने फिर से लैंग्वेज लर्नना चालू किया,
लैंग्वेज लर्न करने के टाइम पे बहुत सारे ट्रबल है, बहुत सारे ट्रबल। उसमें से सबसे बड़ा ट्रबल ये था कि माय फादर वाज एक्सपायर्ड ड्यूरिंग माय क्लासेस। तो मैंने 3-4 महीने का वो ब्रेक भी हो गया था। दूसरा बंदा रहता तो गिव अप कर देता कि नहीं यार अब नहीं हो पाएगा ये वो, लेकिन मैंने फिर स्टार्ट किया। और जो लोग सोचते हैं ना कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए मैं एक बात बताना चाहूँगा कि सपने देखना चाहिए और देखने के बाद उन्हें लिखना चाहिए। आप सपने देखो और उनको लिखो, और आप देखोगे कि क्योंकि जो लिखा हुआ रहता है ना वो आपको बराबर याद आएगा, दिमाग में रहता है और वो दिखेगा आपको यहाँ हुआ, यूनिवर्स तक जाता है उसको वो। हर जगह लिख के रख दो, टेबल पे रख दो लिख के, डाइनिंग टेबल पे रख दो लिख के, कबोर्ड में लिख के रख दो, लिखेगा वो दिखेगा आपको। लोग बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन की कमी है, इसकी कमी है, मैं ये कर नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं बोलता हूँ कि हमारा जरा अगर आप पास देखोगे तो मतलब खास तो था ही नहीं, उतना भी अच्छा नहीं था। जब मेरे भैया अमेरिका गए थे तो वो जब आए तो उन्होंने मुझे कुछ अच्छी चीज़ें बताई, तो मैं बहुत एक्साइटेड रहता था उस बारे में कि मैं भी जाऊँगा, ऐसे करूँगा। तो मुझे किसी ने एक बात बोली थी, मेरी कोई कजिन है, कि विशाल का ऐसा लग रहा है, बोले कि विशाल ही अमेरिका गया है, इतनी बातें बता रहा है बोले। मेरे को वो बात लग गई दिल पे। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। और उस दिन से मैंने लिखना चालू कर दिया, विशाल अमेरिका जाएगा, विशाल अमेरिका, विशाल अमेरिका, विशाल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, विशाल न्यूयॉर्क, ऐसे करके। और इमेजिनेशन ही नहीं, फिर मेरा काम भी काम आया कि मैंने जो काम किया, अपना डेडिकेशन दिखाया, 100% जो अपना दिया, मेहनत करते रहा और चीज़ें ऑटोमेटिक खुलती रही। और पता नहीं, मुझे आज भी नहीं लगता कि मैंने क्या अचीवमेंट किया, बट मैं आपके जैसे मेरे कुछ और दोस्त हैं जो मुझे बोलते हैं कि तूने जो अचीव किया है वो हर किसी के बस की बात नहीं हर है। किसी के बस की बात नहीं है। और अपने इसमें भी पता नहीं, मैंने तो मुझे तो आज भी लगता है कि मुझे आज भी लर्न करना है। मैं आज भी लर्नर की तरह ही सोचता हूँ। यहाँ भी मैं आया हूँ, यहाँ उतना एक्सपीरियंस लेके यहाँ भी आया हूँ बर्लिन में, तो बर्लिन में भी मैं आज वही से दूरों से कि किसी को ये नहीं बोलता कि नहीं मैंने इतना काम कर चुका, मेरे को सब आता है, नहीं। हर किसी से लर्न करने का, बी ऑलवेज लर्नर, आप हमेशा सर्वाइव कर पाओगे। तो यह है कि कभी भी निगेटिव नहीं सोचना है, और जितना हो सके उतना लिखना है। लिखो लिखो लिखो। पढ़ना सबसे अच्छी बात है। मैं तो पढ़ना उतना नहीं है मेरा, पढ़ता हूँ मैं कुछ बुक्स, बट लिखना मेरा बहुत है। मैं कुछ भी लिखता हूँ। जो चीज़ अपने को करनी है उसको आप उसको लिखो, उसको रिसर्च करो। आजकल तो चैट जीटीपी है तो उसके भरोसे हम लोग रहते, चैट ही कर लेते नहीं। मैं बोलता हूँ कि फिजिकली लिखो। फिजिकली जितने बुक्स आप भरोगे ना, आपके जो ड्रीम्स है वो मैन्युफैक्चर होते हैं ऑटोमेटिकली। ऐसा बड़े लोग तो बोलते हैं, बट मैंने ऐसा आजमाया है। और आप देखोगे, आप अपने आसपास मेरे देख सकते हो कि मेरे पास क्या है, बहुत सबसे ज़्यादा लिखे हुए चीज़ें हैं। लिखी हुई चीज़ें हैं। आपको ऐसी बुक्स नहीं दिखेंगे, रेडीमेड बुक्स नहीं दिखेंगे, आपको ऐसी चीज़ें दिखेंगे जो पेन से लिखी हुई है, पेंसिल से है, कलर कलर के पेंसिल से, ऐसे वो ऐसा आपको दिखेगा। आप देख लेना अगर कहीं, तो ऐसा घर पे भी ऐसी ही पूरी कबाड़ भरी हुई, इसमें लिखे हुए थे, सारे लिखे। तो मुझे ऐसा लगा है कि लिखने से चीज़ें ये होती है। तो बहुत ही अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा विशाल के बारे में, फ्रॉम भंडारा टू बर्लिन, यूएसए में काम किया, काफ़ी सारी कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस लिया, मोर देन 60+ कंट्रीज़, कैसी इनकी जर्नी रही, और बेनिफिट्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज सब आपने जाने। तो आपको भी लगता है कि कोई आपके फैमिली रिलेटिव्स यहाँ पे कोई बाहर आना चाहता है, कुछ चीज़ें बैरियर हैं, तो फॉलो कीजिए हमारे चैनल को। हम हर एक सारी अपडेट्स देते रहेंगे, कैसे आपको वीज़ा के बारे में रिसर्च करनी है, कैसे हाउस बिल्डिंग फाइंड करनी है, कैसे जॉब फाइंड करनी है। हम हर एक चीज़ का प्लेलिस्ट बनाएंगे, हर एक चीज़ की रिसर्च करके इसी चैनल में देते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड फॉलो ड्रीम अपलोड। थैंक यू। थैंक यू।
अच्छा था यार। अच्छा था, पर बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई यार अपनी।